जय जोहार संगवारी हो, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। बघेल ने दिया पीएम मोदी को खास तोहफा, मेट्रो चलाने और जनगणना पर हुई बात। पीएम मोदी ने की होली वाले अंदाज की तारीफ। नई दिल्ली में शुक्रवार को दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भूपेश बघेल की मुलाकात हुई। 30 मिनट की मुलाकात में लाइट मेट्रो सर्विस, जनगणना समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री के होली वाले अंदाज की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आपने फाग और होली का अंदाज देखा, आप अपने साथियों के साथ होली मना रहे थे, हमने फाग गाते हुए देखा है आपको। इस दौरान भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को होली की बधाई भी दी है। मुलाकात के बाद बाहर आकर होली वाले वाक्य के बारे में खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया को जानकारी दी। इस मुलाकात में सीएम भूपेश बघेल ने जनगणना जल्द कराने, जीएसटी क्षतिपूर्ति, कोल रॉयल्टी सहित कई लंबित मांगों पर प्रधानमंत्री से चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राजकीय पशु वन भैंसे का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। वहीं भूपेश बघेल ने बताया, प्रधानमंत्री से जल्द जनगणना कराए जाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि 2011 के बाद जनगणना नहीं होने से हितग्राहियों के चयन में दिक्कत आ रही है। कई पात्र हितग्राही योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था। जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा भी प्रधानमंत्री के सामने रखा। उन्होंने कहा, उत्पादक राज्य होने की वजह से छत्तीसगढ़ को वाणिज्यिक कर राजस्व में कमी का सामना करना पड़ रहा है। जून 2022 से अब तक जीएसटी क्षतिपूर्ति को 1375 करोड़ की राशि केंद्र सरकार के पास लंबित है, जिसे शीघ्र प्रदान किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कोल ब्लॉकों से एडिशनल लेवी के रूप में प्राप्त रॉयल्टी के 4170 करोड़ की राशि का भी शीघ्र भुगतान का प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। सितंबर में आएंगे पीएम। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से नवा रायपुर में दुर्ग से शुरू किए जाने वाले फ्लाइट मेट्रो सर्विस के लिए प्रधानमंत्री से सहयोग भी मांगा है। सितंबर माह में G20 के चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक छत्तीसगढ़ में होने वाली है। इसके तैयारी को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा की गई। बैठक को लेकर प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि मैंने G20 के अतिथियों के लिए विश्व स्तर की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे। पीएम की आइडिया पर किया काम। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली मुलाकात में मिलेट मिशन पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने रायपुर में मिलेट कैफे शुरू किए जाने का सुझाव दिया था। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि इस पर अमल करने वाले रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों में मिलेट कैफे की शुरुआत की गई है। सुबह हुई खड़गे से भी मुलाकात। ईडी मामले में पीएम को लिखी भी गई थी चिट्ठी। सीआरपीएफ की 75 महिला डेयर डेविल्स का मिशन जगदलपुर। दिल्ली के इंडिया गेट से बाइकर्स नक्सलगढ़ रवाना। 17 दिनों में तय करेंगी 1848 किलोमीटर का सफर। केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ ने 84वें स्थापना दिवस पर परेड का आयोजन छत्तीसगढ़ के बस्तर में करने का फैसला किया है। आजादी के 75वें महोत्सव में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 75 महिला डेयर डेविल्स बाइक ड्राइव करती हुई गुरुवार को दिल्ली के इंडिया गेट से जगदलपुर रवाना हुई है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने फ्लैग दिखाकर वीमेन बाइकर्स को रवाना किया था। महिला सशक्तिकरण का मैसेज देते हुए यह यात्रा कई राज्यों से होकर गुजरेगी। बाइक रैली 25 मार्च को जगदलपुर में समाप्त होगी। यहाँ समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहाँ जगदलपुर जिला मुख्यालय से आम सभा को भी संबोधित करेंगे। राज्य के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में स्थित बस्तर जिला सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे जिलों से घिरा हुआ है, जहाँ सीआरपीएफ के नेतृत्व में सुरक्षा बलों की ओर से बड़ी नक्सली हमले और जवाबी कार्रवाई की गई है। 75 सीआरपीएफ महिला कमांडो की इस यात्रा का मकसद है कि नक्सल प्रभावित इलाके छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण का संदेश वहां की महिलाओं को देना। 1848 किलोमीटर की ये रैली 5 राज्यों को कवर करेगी, जिसमें दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होकर छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। सीआरपीएफ नक्सल प्रभावित इलाके छत्तीसगढ़ में तैनात है, जहां पर करीब 20 साल से उनसे लोहा ले रहा है। जगदलपुर सर्वाधिक नक्सल प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां कई बार सीआरपीएफ ने अपनी वीरता का परिचय दिया है और जवानों ने नक्सल विरोधी अभियान में शहादत भी दी है। अब जब हाल ही के दिनों में नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता मिली, तो उन इलाकों को सामाजिक ताने बाने से जोड़ने के लिए अभियान अहम कड़ी साबित होगा। अपने इस पूरे सफर के दौरान महिला बाइकर्स स्कूली बच्चों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वयं सहायता समूहों के साथ काम करने वाले लोगों को संपर्क में रहेंगी। वहीं साथ ही उन्हें मोटिवेट भी करेंगे। सीआरपीएफ के अफसर ने कहा कि इस रैली में भाग लेने वाली कई महिला बाइकर्स पहले बाइक चलाने में कंफर्ट नहीं थी, लेकिन उन्हें इसकी पूरी ट्रेनिंग दी गई है। प्रशिक्षण के बाद अब वो एक बार में लगभग 300 किलोमीटर तक बाइक चला लेती हैं।
कई शहरों में रुकेगा कारवां। सीआरपीएफ की इन महिला बाइकर्स का कारवां 5 राज्यों से कई बड़े शहरों पर ठहरेगा, जिसमें ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल, भंडारा, रायपुर और कोंडागांव होगा। इस पूरी यात्रा के दौरान कई जगहों पर फ्लैग ऑफ सेरेमनी भी होगी। भिलाई इस्पात संयंत्र के फ्लाईओवर में आया क्रैक, 25 करोड़ का ब्रिज 25 माह भी नहीं चला, आवागमन के लिए किया गया बंद। भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तारीकरण परियोजना के तहत इक्विपमेंट चौक के ऊपर से बने फ्लाईओवर ब्रिज को महज 16 महीनों के ही बंद कर दिया गया। कारण था अचानक ब्रिज में क्रैक आना। बड़ी अनहोनी के डर से बीएसपी प्रबंधन ने इसे बंद तो करा दिया, लेकिन अब सवाल यह है कि इतने कम समय में ब्रिज में दरार कैसे आ गई। 25 करोड़ की लागत से बना यह ब्रिज नवंबर 2021 में तैयार हुआ था। बीएसपी के निदेशक प्रभारी अनिर्बान दास गुप्ता और सेल के पूर्व निदेशक कार्मिक गणतंत्र ओझा ने इसका शुभारंभ किया था। दोनों अधिकारियों ने इसे बड़ी सौगात बताई थी। अब ठेकेदार सहित इंजीनियर्स की योग्यता पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोग भी घटिया निर्माण कार्य पर सवाल उठा रहे हैं। निर्माण कार्य के दौरान मिली थी गड़बड़ी। ओवरब्रिज में घटिया निर्माण की जानकारी बीएसपी के अधिकारियों को उसी समय मिल गई थी जब इस पर काम चल रहा था। दरअसल 11 साल पहले जब ब्रिज का गर्डर डाला जा रहा था, तब वह अचानक भरभरा कर गिर गया था। इसके बाद ठेकेदार द्वारा किया गया निर्माण के खिलाफ बीएसपी ने जांच के लिए आदेश दिए थे। इसके बाद भी बिना पुख्ता जांच के इसे फिर से शुरू कर दिया गया था। अब इस पूरे मामले पर बीएसपी प्रबंधन का कहना है कि ओवरब्रिज को शुरू करने से पहले बीएसपी की तकनीकी एजेंसी राइट्स से इसकी जांच कराई गई थी। भारी वाहनों के लोड को देखते हुए स्ट्रक्चर को मजबूती देने पर भी काम किया गया था। पूरे ओवरब्रिज के रिटेनिंग वॉल में जगह जगह पर होल करके लोहे का सरिया डाला गया था। नीचे की सड़क पर फिर बढ़ा भारी वाहनों का दबाव। अब इस ब्रिज के बंद हो जाने से फिर से चौक में वाहनों का दबाव बढ़ गया है, जो कि पहले इस ओवरब्रिज के शुरू होने से मुर्गा चौक के पास जो भारी वाहनों का दबाव होता था एकदम खत्म हो गया था। कुर्सी पार्क की तरफ से आने वाले सभी वाहन इस ब्रिज से होकर सीधे बोरिया गेट की तरफ निकल जाते थे। 2011 में शुरू हुआ था निर्माण कार्य। बीएसपी ने यातायात के दबाव को देखते हुए सेक्टर 1 मुर्गा चौक पर ओवरब्रिज का निर्माण 2011 में शुरू कराया था। इसी दौरान बीएसपी प्रबंधन और निर्माण एजेंसी के बीच कुछ विवाद हो गया, जिसके चलते ब्रिज का कुछ काम कई सालों तक अधूरा पड़ा था। फिर 2021 में बचा हुआ काम पूरा कराया गया है। ओवरब्रिज और अप्रोच रोड से लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही बोरिया गेट में भारी वाहनों के लिए 5500 वर्ग मीटर पार्किंग विकसित किया जा रहा है। बिना तकनीकी जाँच के बड़े अधिकारियों ने ब्रिज को कर दिया शुरू। ब्रिज का आकार, लागत और उपयोगिता पे उठ रहे हैं सवाल। कीजिए बिना ठेके का रेत घाट, बैकहाप वसूली। प्रतिबंधित घाट में खुलेआम उगाही, प्रति ट्रिप 200 रुपए की वसूली। रोज निकाल रही 1000 ट्रैक्टर रेत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अरपा नदी में शहरी इलाके में रेत के अवैध उत्खनन पर हाई कोर्ट ने प्रतिबंध का आदेश है। इसके बावजूद जिला प्रशासन की सह पर बंद घाटों से रेत निकालने का अवैध कारोबार खुलेआम चल रहा है। हालांकि खनिज विभाग रोज ट्रैक्टर और हाईवा जब्त कर कार्रवाई करने का दावा भी कर रहा है। खनिज विभाग ने इन दावों की रियलिटी चेक की तो नजारा ही कुछ और था। खनिज विभाग की फाइलों में जो रेत घाट बंद है, वहां रेत का खुलेआम लूट चल रहा है। टुरकाडी बाईपास से लेकर नीरतू और सेंदरी तक रेत निकालने का रोक लगी है। यहाँ ठेका अवधि पिछले कई माह से पूरी हो गई है। हालांकि नीरतू रेत घाट कभी नीलाम हुआ ही नहीं, बावजूद इसके घाट पर रसूखदारों ने कब्जा जमा लिया है। यहाँ पूरी दबंगई से किसी दूसरे घाट के ठेकेदार की तरह प्रति हेक्टेयर 200 रुपए रॉयल्टी भी वसूल रहे हैं। एक साथ चारों तरफ नजर आए ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर। जब तुर्काडी पुल से लेकर नीरतो और सेंदरी सहित आसपास के इलाकों को देखा गया, तब वहां हर तरफ खुलेआम रेत उत्खनन कर ट्रैक्टर में परिवहन करने का काम चल रहा था। उन्हें कोई रोकने और टोकने वाला भी नजर नहीं आ रहा था। पोकलेन से खोद रहे नदी। अरपा नदी में इन घाटों के आसपास रेत खत्म हो गया है। इसके बाद ही पोकलेन से बड़े बड़े गड्ढे खोदकर रेत उत्खनन का अवैध कारोबार किया जा रहा है। बेहतरीन खुदाई से अरपा नदी में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और चारों ओर सूखा नजारा दिखाई पड़ रहा है। इस दौरान वसूली करने बैठे कर्मचारी कैमरे देखकर इधर उधर मुंह छिपाते और भागते भी नजर आए। ठेकेदार की तरह वसूली और रजिस्टर्ड में एंट्री भी कर रहे हैं। जिन घाटों का ठेका समाप्त हो चुका है या जो कभी ठेके पर भी नहीं, वहां रेत की चोरी करने वालों से अवैध वसूली की जा रही है। वहां बकायदा 2 से 3 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो प्रत्येक ट्रैक्टर की एंट्री करते हैं। उनका नाम और मोबाइल नंबर भी दर्ज किया जाता है। पूछताछ करने पर वसूली करने वाले कर्मचारी ने पहले धौंस दिखाते हुए कांग्रेस नेता और क्षेत्रीय विधायक का नाम लिया, फिर अचानक उसका सुर बदल गया। कुछ में उसके गुर्गे का नाम लेने लगा। इसके बाद आखिर में उसने कहा कि सेंद्रीय सरपंच पूरा काम देख रहा है, उसके कहने पर ही रेत निकाला जा रहा है। इस दौरान वसूली करने बैठे कर्मचारी कैमरा देखकर इधर उधर भागने लगे और मुंह छिपाने लगे। उन्होंने कैमरे में न तो अपना ठेकेदार का नाम बताया और न ही रंगादी करने वाले का।
रोज निकलती है 1000 ट्रिप रेत।